प्रशांत जी केवल थोड़ा सा बोल ज्यादा जाते हैं, नहीं तो उसे अगर उतना नहीं बोले होते तो इन इसको रिजल्ट को तो बहुत अच्छा और उनकी जीत के हिसाब से आकलन किया जाता। और अगर एमआईएम नहीं लड़ रही होती, अच्छा, या अगर हम लोग के बीच कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग होती, तो मुझे लगता है कि जनसुराज इमामगंज का सीट जीत भी गई होती। आरजेडी का मुस्लिम का वो तो आरजेडी का चाहता है, जो समझदार मुसलमान है वो अब चिंतन करने लगे हैं कि भाई जनसुराज को दें कि एमआईएम को दें। तो जो नासमझ मुसलमान है उन लोगों को कैसे आप ट्रैक पे लाएंगे? अब ये जो देख रहे हैं, तीसरा विकल्प खुला है, अच्छी बात है। जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। तीसरा विकल्प सिर्फ वोटरों के लिए है कि मुझे तो लगता है कि कहीं आप भी तीसरे विकल्प की तलाश में तो नहीं है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये इंडिया और एनडीए जो है उससे एक नया गठबंधन बने। हाँ, ये दो के चक्कर में जो है विकल्प लोगों को नहीं मिल रहा है, और हम लोग के भी तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में आप लोग लगे हैं कि आने वाले 2025 में तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। हमारी पार्टी भी एक बैरिस्टर साहब की पार्टी है जिन्होंने लंदन से पढ़ाई किया है, जिनका विजन जो है कि विकास की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, सड़कों की बात हो, सस्ते बिजली की बात हो, रोजगार की बात हो। लेकिन बाकी लोग तो हिंदू मुस्लिम की बात करके वोट लेने का काम करते हैं। जब मुद्दा मुस्लिम हिंदू का हो जाएगा, बटे वो तो कटो का हो जाएगा, तो फिर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी नहीं। तो हिंदू मुस्लिम की बात से आपने याद दिला दिया कि ललन सिंह ने, जेडीयू की जो सांसद है, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि मुसलमान हम लोगों को वोट नहीं देता है हम लोगों को। ललन सिंह जी अब जेडीयू के सांसद नहीं हो, भाजपा के सांसद है। क्या वो भाजपा की भाषा को बोलते हैं, भाजपा की भाषा बहुत जल्दी आप देखेंगे कि फूट आपको जेडीयू में नजर आ जाएगा। नीतीश कुमार जी का चेहरा आज भी सेकुलर है, लेकिन ये अंतिम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये करना चाहूंगा कि अगर आप मुसलमानों के हितैषी हैं तो वक्फ बोर्ड की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरिए। मैं जनसुराज के प्रशांत किशोर जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी से, जो आरजेडी जो मुसलमानों की पार्टी है उसके नेता से आग्रह करना चाहता हूँ, और नीतीश कुमार जी भी, अगर आप आज भी आप सेकुलर माने जाते हैं, आपकी छवि है, आप भले चले गए हैं भाजपा में, तो भी मुसलमान समाज, आप बेलागंज का निकाल के देखिए ना, अच्छा खासा मुसलमान ने इनको वोट दिया है। खैर वो जेडीयू के प्रेम में नहीं दिया है, वो किला ध्वस्त करने का हुआ कि भाई सुरेंद्र यादव जी को हराना है, तो कौन हरा सकता है, तो दूसरा विकल्प के रूप में जेडीयू आ रहा था, इसलिए मुसलमानों ने, अधिक से अधिक मुसलमानों ने वोट किया। सबसे ज्यादा बेलागंज में मुसलमानों ने जेडीयू को वोट दिया। मगर तो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहा है कि वोट ही नहीं दिया है इन लोगों ने। ये इमामगंज में आरजेडी चुनाव नहीं जीत पाई है, वो एमआईएम की वजह से नहीं जीत पाई है। अगर एमआईएम वहां नहीं होता तो चुनाव जो है इमामगंज में आरजेडी का स्कोर एक होता निश्चित रूप से। यानी फिर से बी टीम ने अपना कमाल कर दिया। देखिए, बी टीम सी टीम की बात नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, आरजेडी वालों को ये बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप उस पहाड़ को गिराना चाहते हैं, जहर फैलाने वाले लोगों को हराना चाहते हैं, नॉन सेकुलर पार्टियों को हराना चाहते हैं, जितने भी सेकुलर मिजाज की पार्टियां, उनको आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आप लोगों ने तो उपचुनाव में काफी मेहनत किया, और जिस तरीके से आप लोग लड़े, मगर रिजल्ट कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे पाया। और जनस्वराज मतलब जो वहाँ इमामगंज में लगातार जो मेहनत कर रही थी, उसने शायद दिखा दिया आने वाले चुनाव में 2025 में भले जीते या ना जीते, मगर जो अभी विरोधी जो लगातार दावा कर रही है विरोधी दल कि आने वाले 2025 में पूरी तरीके से आने वाले हैं, मगर शायद बिहार के उपचुनाव में आप लोगों ने, ये जो वोटरों ने ये साबित कर दिया कि शायद आने वाले वक्त में पासा पलटा जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छी शुरुआत है। प्रशांत जी केवल थोड़ा सा बोल ज्यादा जाते हैं, नहीं तो उसे अगर उतना नहीं बोले होते तो इन इसको रिजल्ट को तो बहुत अच्छा और उनकी जीत के हिसाब से आकलन किया जाता। क्योंकि निश्चित रूप से इमामगंज में बहुत अच्छा वोट लेकर के आए, 37,000 वोट लेकर के आए। और अगर एमआईएम नहीं लड़ रही होती, अच्छा, या अगर हम लोग के बीच कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग होती, तो मुझे लगता है कि जनसुराज इमामगंज का सीट जीत भी गई होती, क्योंकि एमआईएम के कैंडिडेट को 7500 वोट आया है। और आप लोगों को और नहीं, मुझे एमआईएम की पार्टी को 7500 आया, 7500।
हाँ, और आरजेडी वहाँ 6,000 वोट से हारी हरी और हम तो मुसलमान की पार्टी कही जाते हैं और जो वोट है वो तो आरजेडी का ही वोट है। हाँ, जनसुराज का भी था कि जो एक बेस है आरजेडी का मुस्लिम का वो तो आरजेडी का चाहता है। जो समझदार मुसलमान है वो अब चिंतन करने लगे हैं कि भाई जनसुराज को दें कि एमआईएम को दें। तो जो नासमझ मुसलमान है उन लोगों को कैसे आप ट्रैक पे लाएंगे? अब ये जो देख रहे हैं तीसरा विकल्प खुला है, अच्छी बात है। जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो ये एक अच्छी उपलब्धि तीसरा है विकल्प सिर्फ वोटरों के लिए है कि मुझे तो लगता है कि कहीं आप भी तीसरे विकल्प की तलाश में तो नहीं है? देखिए हम लोग तो छोटी पार्टी हैं, हम लोग 5 सीट नहीं, निकाले थे। आपने जैसे अंडरस्टैंडिंग की बात की कि अंडरस्टैंडिंग अगर रहता हम लोगों में और जन स्वराज में तो हो सकता है कि इमामगंज से या फिर बेलागंज से आप लोग निकल सकते थे। हाँ, ये हम लोग की बातचीत तो हम तो जानते नहीं थे कि हम लोग किस कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, वो किसको कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये इंडिया और एनडीए जो है उससे इत्र एक नया गठबंधन बने। हाँ। ये दो के चक्कर में जो है विकल्प लोगों को नहीं मिल रहा है और हम लोग के भी तीसरा जो मोर्चा बनाने की तैयारी में आप लोग लगे हैं कि आने वाले 2025 में तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। हमारी पार्टी भी एक बैरिस्टर साहब की पार्टी है जिन्होंने लंदन से पढ़ाई किया है, जिनका विजन जो है कि विकास की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, सड़कों की बात हो, सस्ते बिजली की बात हो, रोजगार की बात हो। लेकिन बाकी लोग तो हिंदू मुस्लिम की बात करके वोट लेने का काम करते हैं। जब मुद्दा मुस्लिम हिंदू का हो जाएगा, बटे हुए तो कटो का हो जाएगा, तो फिर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी नहीं। तो हिंदू मुस्लिम की बात से आपने याद दिला दिया कि ललन सिंह ने जेडीयू की जो सांसद है उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि मुसलमान हम लोगों को वोट नहीं देता है हम लोगों को। ललन सिंह जी अब जेडीयू के सांसद नहीं हो, भाजपा के सांसद है। क्या वो भाजपा की भाषा को बोलते हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि फूट आपको जेडीयू में नजर आ जाएगा। और नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के बीच जाते हैं, पगड़ी पहनते, सफा पहनते, टोपी पहनकर दुआ मांगते नजर आते हैं। नीतीश कुमार जी का चेहरा आज भी सेकुलर है, लेकिन ये अंतिम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये करना चाहूंगा कि अगर आप मुसलमानों के हितैषी हैं तो वक्फ बोर्ड की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरिए। मैं जनसुराज के प्रशांत किशोर जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी से जो आरजेडी जो मुसलमानों की पार्टी है उसके नेता से आग्रह करना चाहता हूँ, और नीतीश कुमार जी भी, अगर आप आज भी आप सेकुलर माने जाते हैं, आपकी छवि है, आप भले चले गए हैं भाजपा में तो भी मुसलमान समाज, आप बेलागंज का निकाल के देखिए ना, अच्छा खासा मुसलमान ने इनको वोट दिया है। खैर वो जेडीयू के प्रेम में नहीं दिया है, वो किला ध्वस्त करने का हुआ कि भाई सुरेंद्र यादव जी को हराना है, तो कौन हरा सकता है, तो दूसरा विकल्प के रूप में जेडीयू आ रहा था, इसलिए मुसलमानों ने अधिक से अधिक मुसलमानों ने वोट किया। सबसे ज्यादा बेलागंज में मुसलमानों ने जेडीयू को वोट दिया। मगर तो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहा है कि वोट ही नहीं दिया है इन लोगों ने। ये सब मुगालते में ना रहे कि मुसलमान हमें वोट देता है, साफ तौर पे कहा। भाजपा की ये ऐसा है कि नीतीश जी का मन जो है आज भी है कि मुसलमान प्रेम मेरा जगा रहे, मुसलमानों के बीच मेरी छवि बनी रहे। और इसीलिए आप देखिएगा वक्फ बोर्ड को लेकर के अपने स्टैंड को साफ नहीं कर रहे नीतीश कुमार जी। तो भाजपा के कहने पे ललन सिंह जी ने वो बयान पहले ही दे दिया कि नीतीश जी इधर कंफ्यूजन में है, कुछ सोचेंगे करेंगे, उससे पहले मैं बोल करके उसको ये कर देता हूँ। उधर नीतीश जी कंफ्यूजन में थे कि भाई मुस्लिम को भी कैसे साथ में लेके चले, और नीतीश जी की मैं तारीफ करता हूँ। निश्चित रूप से गिरिराज सिंह जैसे लोग जो जहर फैलाने का प्रयास कर रहे थे उनको भी रोकने का काम उन्होंने किया, उनको छोटा दिखाने का काम किया। लेकिन वक्फ बोर्ड की लड़ाई जो है, अगर नीतीश जी नहीं लड़ते हैं, मुसलमानों का साथ नहीं देते हैं, प्रशांत किशोर जी नहीं कुछ बोलते हैं, तेजस्वी यादव सड़क पे नहीं उतरते हैं, तो मुसलमान जिस तरीके से बिखर रहा है वो और बिखरेगा और अपनी क़यादत को खड़ी करेगा। मगर एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि उस दिन जो वक्फ बोर्ड जो सम्मेलन रखा गया था जमीयत उलमा की तरफ से, तो उसमें नीतीश कुमार जी को भी इनवाइट किया गया था। वो तो नहीं गए थे, मगर उनके जो पूर्व सांसद थे, अशफाक करीम थे, और जो मेजर इकबाल जैसे नेता जो अभी जेडीयू में अभी नेता हैं, जो करंटली तो काम कर रहे हैं जेडीयू के लिए, वो लोग तो थे, और उनके इस्तकबालिया कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य थे जेडीयू के नेता। तो कहीं ना कहीं लगता है वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं आए थे, पार्टी के आधिकारिक जो है वो होकर के नहीं आए थे, प्रतिनिधि के रूप में नहीं आए थे, वो व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, समाज की चिंता करते हैं, इसलिए वो लोग आए थे।
जब गए उस पार्टी में और उस सम्मेलन में, तो कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार जी को तो इन्फॉर्मेशन होगा ही कि भाई मेरे पार्टी के लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं, अगर वो चाहते कि नहीं भाई मेरे पार्टी के कोई भी माइनॉरिटी सेल के लोग नहीं जाएंगे तो नहीं जाते, ऐसा भी तो हो सकता था। नीतीश जी की इच्छा, दिली इच्छा थी जाने की। हाँ। लेकिन गठबंधन का मजबूरी बोलिए चाहे वो दबाव बोलिए, हाँ। और दूसरा ये कि बिहार विधानसभा का चुनाव ये बहुत चांसेस है कि जनवरी फरवरी में करा लिए जाए। हाँ। अब ये चारों सीट जीतने के बाद जो बीजेपी ने भी जो मोमेंटम को चेक किया कि हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, और यही मोमेंटम को हम लोग बिहार में भी कर लें, चारों सीट जीते हैं, तुरंत चुनाव करा लें। तो इन चीजों को लेकर के नीतीश जी का था कि भाई चुनाव के में हम लोग को जाना है, और भाजपा चुनाव कराने के लिए तैयार हो गई है जी। तो इसलिए नीतीश जी नहीं गए। अच्छा, एक खास सवाल पूछना चाहेंगे, भुगतना पड़ेगा। एक खास सवाल ये पूछना चाहेंगे कि ठीक है, उपचुनाव में तो आप लोग यहाँ भी मतलब कहीं भी कोई ऐसा कमाल नहीं कर पाए, एमआईएम ने का कोई भी कैंडिडेट यहाँ नहीं जीत पाया, झारखंड में भी आपका पत्ता साफ हो गया, भले ही उपचुनाव में राजद जो है यहाँ से राजद महागठबंधन नील बटा सन्नाटा हो, मगर तो इंडिया की गठबंधन ने कमाल किया है, 5 सीट पे राजद है और अन्य भी है, कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है, मगर वहां कहीं पे भी एक सीट पे भी एमआईएम के कोई भी कैंडिडेट नजर नहीं आए जीतते हुए। देखिए, एमआईएम अभी अपने चुनावी शुरुआत उन्होंने किया है, किशनगंज के अलावा जो है बाकी इलाके में भी संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और कोई पार्टी एक बार में आते ही नहीं चुनाव जीत जाती है या विधायक नहीं हो जाती है, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती है, कार्यकर्ताओं को बनाता है और इलाके में जो है उसका प्रचार प्रसार होता है। भाजपा भी आते ही 200-300 एमपी नहीं हो गए थे, 1 या 2 एमपी हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से एक अच्छी उपस्थिति झारखंड में भी एमआईएम ने दर्ज कराया है। और जहां बिहार की बात कर रहे हैं तो यहाँ हार जीत का हम कारण बने हैं, और जितनी भी छोटी पार्टियां हैं या जात की पार्टियां जिसको आप कहते हैं, वो कभी भी अकेले लड़ती है तो चुनाव जीत नहीं पाती है, लेकिन वो किसी को हराने का कारण बनती है, किसी को जिताने का कारण बनती है। तो आप इमामगंज में देखिए साफ साफ जी, इमामगंज में आरजेडी चुनाव नहीं जीत पाई है, वो एमआईएम की वजह से नहीं जीत पाई है। अगर एमआईएम वहां नहीं होता तो चुनाव जो है इमामगंज में आरजेडी का स्कोर 1 होता निश्चित रूप से। यानी फिर से बी टीम ने अपना कमाल कर दिया। देखिए, बी टीम सी टीम की बात नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं, आरजेडी वालों को ये बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप उस पहाड़ को गिराना चाहते हैं, जहर फैलाने वाले लोगों को हराना चाहते हैं, नॉन सेकुलर पार्टियों को हराना चाहते हैं, जितने भी सेकुलर मिजाज की पार्टियां उनको आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। जी। हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, हम अगर बी टीम होते तो हम क्यों गठबंधन करते? हम तो आपको हमेशा आप तो तैयार हैं, अगर अन्य पार्टी जो सेकुलर पार्टियां हैं वो जैसे राजद महागठबंधन है या फिर वो तैयार नहीं है आपके साथ ये करने में, वो जानती है ना कि अगर इनको जोड़ा जाएगा तो जो मेरे जो दूसरे वोटर हैं, जो दूसरे समाज के वोटर हैं, वो हमें वोट नहीं करेंगे और बुरा हाल हो जाएगा। ये मतलब परसेप्शन है इन पार्टियों में। मुस्लिम की बात हम करते हैं तो हम अछूत हो गए। हाँ, हम मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं, वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ते हैं तो हम अछूत हो जाएंगे। अरे राजद का कुवत नहीं है, हिम्मत नहीं है वक्फ बोर्ड की लड़ाई, मुसलमानों की हित की लड़ाई लड़ने का, तो गठबंधन में हमको रखिए, हम लड़ेंगे लड़ाई। जैसे पहले भाजपा को किसी क्रिमिनल को टिकट देना होता था तो भाजपा क्या करती थी, अपने सिंबल पे नहीं देकर के किसी न किसी गठबंधन की पार्टी के माध्यम से सिंबल दे दिया करती थी। अच्छा, तो क्या लगता है कि 2025 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में जन स्वराज के साथ में गठबंधन करने की कोशिश आप लोग की जारी है या फिर महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश जारी है? हम अपने लोगों की लड़ाई को जारी रखेंगे। कोई पार्टी अगर आती है भाजपा छोड़ करके जी, तो हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग का एजेंडा एक है, लक्ष्य एक है कि ऐसे नॉन सेकुलर पार्टियों को हराना है, तो उस शर्त पे हम लोग तैयार हैं। हमारे 5 विधायक थे, अगर आरजेडी की सहमति होती है, 15 विधायक पे गठबंधन होता है तो हम लोग तैयार हैं गठबंधन करने के लिए। और अगर नहीं करिएगा तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम जो भी 70-80 सीट 100 सीट जो हम चिन्हित कर रहे हैं अपने लिए,
हम सभी सीटों पे लड़ेंगे और 10,000 12,000 वोट लाएंगे और सीमांचल और कुछ इलाके में जहां हमारा संगठन मजबूत है वहां कुछ विधायक लाएंगे। मतलब 10,000 12,000 वोट लाने का मतलब ये आप बताना चाहते हैं कि अगर नहीं लड़ोगे तो 10-12,000 वोट काट देंगे और आने वाले वक्त में फिर से हराएंगे। ये हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं कहूँ कि मैं सरकार बना लूंगा, मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, हाँ तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं हुई, थ्योरेटिकल बात हुई। जी। तो हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं। हमारे 5 विधायक थे, इस बार का टारगेट है कि कम से कम 25 विधायक हमारे होंगे। कुछ इलाकों में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम लोग इस बार चुनाव में लगता है कि 5 से 25 होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल संभावना नहीं, हम लोग तो 50 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। 50 सीट हम लोग जीतेंगे और बाकी लगभग 100 सीटों पे बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मगर एक ये भी सवाल उठता है सर, महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील इतनी बड़ी नेता और जो लग रहा था कि उनको हराने वाला शायद कोई पैदा नहीं होगा, वो वहां से हार जाते हैं। बहुत ही कम वोटों से ही हारते हैं मगर हार होती है। तो नहीं लगता है कि एमआईएम का वो जो एक हवा था वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहा है? कितने वोट से हारे इम्तियाज जलील साहब? मात्र 1,000-1,200 के मार्जिन। तो ये 1,000-1,200 वोट कुछ होता है? और हार होती है। 60 मुस्लिम उम्मीदवार उनको हराने के लिए किया गया। मुझे लगता है कि बिहार ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जी। 60 मुसलमान उम्मीदवार को खड़ा किया गया कि कैसे ये इम्तियाज जलील न जीत जाए। तो आप लोग भी कैंपेनिंग में गए थे मुंबई, तो क्या लग रहा था वहाँ का मिजाज देख के, लोगों का मिजाज देख के? बिल्कुल डरे हुए थे लोग। पूरा जो है महाराष्ट्र डरा हुआ था कि इम्तियाज जलील जैसा आदमी अगर सदन चला गया जी। आज जो व्यक्ति ने आज पहले की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक तो रहे ही हैं जी, और वो वैसे व्यक्ति सदन में जाए चाहे नहीं जाए वो बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बड़े समूह के नेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित उन्होंने किया है। न केवल महाराष्ट्र, पूरा देश उनको मानता है। तो केवल विधायक सांसद होना ही नेता का मापदंड नहीं होता है। अगर आपके पीछे बहुत बड़ा समूह खड़ा है, महाराष्ट्र में जो उन्होंने रैली निकाला था, लाखों लोग औरंगाबाद से गए, पूरे महाराष्ट्र से एकत्रित हुए। चाहते तो पूरे मुंबई शहर को तहस नहस कर दिए होते, राज ठाकरे के लोग करते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे जुड़ा हुआ, एक सुई का नुकसान उन्होंने नहीं होने दिया। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे जुड़ा हुआ कि राणा रणजीत सिंह एमआईएम में ही रहेंगे कि फिर जन स्वराज, जो लगातार आप उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कि जन स्वराज में जाने की संभावना? देखिए, जन स्वराज छोड़ के चाहता हूँ कि तीसरा विकल्प आए, चौथा विकल्प आए। हमारे पास जितने ऑप्शन आएंगे, आज देखिए ना, एक टाइम पे जब मोबाइल फोन था तो हम लोग इनकमिंग का भी पैसा कटा करता था। लेकिन जब कंपटीशन हुआ तो जनता को फायदा हुआ। आज इनकमिंग क्या, डेटा पैक आ गया कि भाई 300 में पूरा महीना अनलिमिटेड। तो हम ये चाहते हैं कि विकल्प खुले। जब विकल्प खुलेगा तो जनता को फायदा होगा। जन स्वराज संसाधन से लैस है। हम लोग उस तरह के नहीं हैं। हम लोग तो खुरपी से जो है मिट्टी को खोद रहे हैं, उनके पास जेसीबी है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा विकल्प खुले। जितने विकल्प जनता के पास होंगे उतना जनता के हित में, और जो चुनावी नैरेटिव होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, वो अच्छे मुद्दे की चर्चा होगी। जात पात में, हिंदू मुसलमान और धर्म और इसमें नहीं होगा। यानी राणा रणजीत सिंह एमआईएम में रह करके जन स्वराज के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। कोई भी अच्छा पार्टी, कोई भी अच्छा काम को अच्छा बोलूंगा, खराब काम को खराब बोलूंगा। आरजेडी वालों ने देर ही सही, लेकिन स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया तो हम लोगों ने तारीफ किया कि भाई इसको थोड़ा पहले उठाना चाहिए था। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। सर, अब तो आपने उठाया तो अच्छी बात है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को भी अब ले आए हैं, अब इस पे भी तो आप लोग थोड़ा सा उनकी उसको नुकसान हुआ, आरजेडी को नुकसान। शहाबुद्दीन साहब के बेटा को ले जाना मतलब क्या हुआ? एक ट्रॉफी है, एक धोखा का ट्रॉफी। जैसे ही उनका चेहरा को लोगों ने देखा तो मुस्लिम समाज का घाव जो है वो तरोताजा हो गया कि अरे यही तो है जिन्होंने आज मैडम सदन में होती। अगर आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं दिया होता सिवान में तो ओसामा साहब की माताजी शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी जो है सदन में होती। और आप बोल रहे कि घाव ताजा हो गया, मगर ऐसा लगता है कि शहाबुद्दीन साहब की जो पुत्र और जो उनकी पत्नी है वो तो ठीक हो गए, उनके घाव भर गए, मगर जो उनसे लगाव रखने वाले लोग का घाव हरा हो गया। आपका कहने का मतलब? बिल्कुल हरा हो गया, और मजबूरी में वो लोग भी गए उस जगह पे। एक बेवा बोलिए, चाहे एक कमजोर माँ बोलिए,
हाँ। वो एक कमजोर माँ का फैसला था, एक बेवा का फैसला था। वो शहाबुद्दीन साहब जैसे मर्द मुजाहिद की धर्म पत्नी का फैसला नहीं हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस पे बात होगी, इस पे हमने पहले भी बात कर चुके हैं और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इसको हम कॉल रिकॉर्ड किया है, इंटरव्यू आपका लगाएंगे हम इस पे। जी ठीक है वसीम भाई, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।